गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। ये इक्विलिब्रियम टॉपिक का हम लोगों का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने फिज़िकल इक्विलिब्रिया के बारे में डिस्कशन हुआ था, जहाँ पर जो भी चेंज की बात हम लोगों ने की थी वो सब रिवर्सिबल रिएक्शन थे, और ज़्यादातर जो चेंज थे वो सब फिज़िकल थे, जैसे सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में या सॉलिड गैस में। इस चेंज की बात की थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। अब हमारा अगला डिस्कशन इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस की तरफ बढ़ना है, जो कि अपने इस चैप्टर का काफ़ी मेन पार्ट है। अब इसमें सबसे पहले देखा जाए, हमारा डिस्कशन ये है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन का कुछ अलग मतलब नहीं है। द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट टू गिव बैक रिएक्टेंट आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसी सेम कंडीशन में, उसी सेम सिचुएशन में, जैसा कि हम लोग रिएक्शन जिस कंडीशन में करा रहे हैं, अगर वो प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करके अगर रिएक्टेंट नहीं बना रहे हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन का नाम देते हैं। और आपको पता है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन में कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं बन सकती। हमेशा इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में डेवलप होगी, बनेगी, सेट होगी, और क्लोज्ड कंटेनर में सेट होगी, क्लोज्ड वेसल में, क्लोज सिस्टम में बनेगी। कभी भी ओपन सिस्टम में इक्विलिब्रियम नहीं बन सकती। तो सबसे पहले तो इरिवर्सिबल क्या है। अब इसी तरह से देखा जाए अपना रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल क्या है, जैसा कि आप सबको पता ही है, इससे पहले फिजिकल में हम लोगों ने बातें कर रखी हैं। द रिएक्शंस इन विच प्रोडक्ट्स अंडर सुटेबल कंडीशंस रिएक्ट टू गिव बैक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल में क्या था, केवल रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड हो सकता है, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बन सकता उसी सेम कंडीशन में। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होंगे इसमें उसी सेम कंडीशन में हमारा रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट जो है उसी सेम सिचुएशन में ब्रेक होकर के या आपस में कंबाइंड होकर के रिएक्टेंट का फॉर्मेशन करेंगे। जैसा आपके सामने देखो एक सिचुएशन दिख रही है, H2 + I2 गिव्स आउट 2HI। तो जिस सिचुएशन में H2 और I2 मिल करके HI बनाएंगे उसी सेम सिचुएशन में HI आपस में कंबाइंड, यानी कह सकते हो कि HI डिकम्पोज होकर के, ब्रेक होकर के H2 + I2 दे देगा। मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों प्रोसीड हो सकता है। N2O4 ये डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है, ये NO2 देगा, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपस में अगर मिल कंबाइंड होकर के N2O4 का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में इसकी पॉसिबिलिटी है, ये दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा। अमोनिया का फॉर्मेशन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और आप रिवर्सिबल के लिए जो बीच में हम लोगों ने साइन बना रखे हैं, ये साइन केवल और केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए वर्क करती है। कभी भी आप इरिवर्सिबल के लिए ये साइन यूज़ मत करना। PCl5 PCl3 + Cl2 बनाएगा, और उसी सेम सिचुएशन में PCl3 और Cl2 PCl5 का फॉर्मेशन करेंगे। तो मेरे कहने का सिंपल मतलब क्या है कि जितने भी रिएक्शंस हैं इनको हम लोग बार बार स्टडी भी करेंगे, इसलिए मैंने 3-4 एग्जाम्पल एक साथ लिए हैं। इस सब रिएक्शन आपके सामने जो रिवर्सिबल हैं, मतलब इनमें इक्विलिब्रियम के चांसेस हैं अगर इनको क्लोज्ड कंटेनर में, क्लोज्ड वेसल में, क्लोज सिस्टम में कंप्लीट कराया जाए या परफॉर्म कराया जाए। जैसे अब इक्विलिब्रियम का सिंपल मतलब क्या है, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज़ अ स्टेट इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, मेजरेबल प्रॉपर्टी में जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, ऑफ द सिस्टम डू नॉट अंडरगो एनी नोटिसेबल चेंज। मेजरेबल प्रॉपर्टी में देखा जाए अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन, जिस कंडीशन में हम रिएक्शन करा रहे हैं। अब हमारे पास जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं वही टेम्परेचर है, प्रेशर है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है। अगर कोई कलर्ड मटेरियल है तो वो भी हमारे लिए देखा जाए एक नोटिसेबल प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा।
इसीलिए द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम डू नॉट अंडरगो एनी नोटिसेबल चेंज अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग उस सिचुएशन को, उस स्टेट को, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम का नाम देंगे या इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देंगे। जैसा कि आप सबको इतना तो क्लियर है, मान लो कि यहीं पर हम एक छोटा सा डिवाइस आपके सामने कॉन्सेप्ट लेके चलें। सपोज़ करो कि ये हमने कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने H2 और I2 इनिशियली हमने फिल कर दिया है। स्टार्टिंग में तो हम हमेशा रिएक्टेंट को ही फिल करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट तो बनेगा। अब इसमें हो क्या रहा है कि आपने जो टेम्परेचर और प्रेशर की जो कंडीशन इस रिएक्शन को होने के लिए चाहिए, स्टार्ट होने के लिए, वो आपने कंडीशन इसको प्रोवाइड कर दी कि H2 और I2 आपस में मिलकर के HI बना रहे हैं और यही जो HI है ये डिकम्पोज होकर के H2 + I2 में चेंज हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब, तो स्टार्टिंग में H2 और I2 मिलकर के HI बनाएंगे और जब HI हाइड्रोजन आयोडाइड एक लिमिटेड अमाउंट में, एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में जब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसके भी मालिक्यूल डिकम्पोज होकर के H2 और I2 देने लगेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जिस रेशियो में, जिस रेट से H2 और I2 HI का फॉर्मेशन करेंगे उसी रेट से HI डिकम्पोज होकर के H2 और I2 देगा। तो अब देखा जाए H2 और I2 मिलकर के HI बना रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और HI ब्रेक होकर के H2 I2 दे रहा है तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब सिंपली क्या हुआ, अपने रिएक्शन की वो कंडीशन जिस पर्टिकुलर टाइम पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दोनों सेम हो जाएंगी, उसी को हम इक्विलिब्रियम स्टेट का नाम देंगे। उसी पर्टिकुलर कंडीशन को इक्विलिब्रियम का नाम देंगे, जैसा फिजिकल प्रोसेस के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है स्पेशली। अब रेट, यहाँ पर एक बार मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि रेट का मतलब कुछ अलग नहीं, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम अपने पर मिनट, पर सेकेंड, पर आवर्स जो आपने टाइम सेलेक्ट कर रखा है पर यूनिट टाइम, उस टाइम में रिएक्टेंट का कितना अमाउंट प्रोडक्ट बन रहा है या प्रोडक्ट का कितना अमाउंट रिएक्टेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, उसके लिए हम रेट वर्ड यूज़ करते हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट जिस पर्टिकुलर कंडीशन में सेम हो जाएगी वही कंडीशन इक्विलिब्रियम है। अब आगे देखा जाए, हम लोग थोड़ा और बातें करेंगे जैसा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इससे पहले आप लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हो, ज़्यादातर वो पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम में भी अप्लाई होंगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक दो कैरेक्टर की बात हम लोग कर लेते हैं, बहुत कॉमन है। द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सच एज प्रेशर, कलर, कंसंट्रेशन एक्सेट्रा become constant at equilibrium and remain unchanged thereafter। मतलब जब भी इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा उस सिचुएशन में जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ है, ऑब्जर्व करने वाली प्रॉपर्टीज़ है, जैसे देखा जाए हमारा प्रेशर है, कलर अगर बन रहा है, कोई कलर्ड प्रोडक्ट है, कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, इसी तरह से हम देखा जाए टेम्परेचर को भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं, तो एक्सेट्रा बिकम कांस्टेंट, ये सब चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। और उसके बाद जब तक हम कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो चेंज नहीं होंगी। मतलब इक्विलिब्रियम जब तक इस्टेब्लिश रहेगा तब तक ये सब नोटिसेबल प्रॉपर्टी, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी बनी रहेंगी कांस्टेंट, उनमें चेंजेस नहीं आएंगे। द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। मतलब कि इक्विलिब्रियम को हम दोनों डायरेक्शन से डेवलप करा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहीं पर हमने स्टार्टिंग में रिएक्टेंट लिया और ये प्रोडक्ट बना, फिर प्रोडक्ट ब्रेक होकर के रिएक्टेंट दे रहा है। एक कंडीशन ऐसी आई कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बैकवर्ड रिएक्शन की रेट सेम हो गई और हमारा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम ऑप्ट कर गया, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट को इसने गेन कर लिया। अगर इसी कंटेनर में हम HI को फिल करें, केवल HI को, जो कि इस समय यहाँ पर हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिया है, तो HI डिकम्पोज होकर के H2 और I2 देगी और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद H2 और I2 ये भी आपस में मिक्स होकर के HI बनाने लगेंगे। मतलब या तो फॉरवर्ड रिएक्शन रिएक्टेंट लेकर के प्रोडक्ट की तरफ, या प्रोडक्ट को भी एज अ रिएक्टेंट यहाँ कंसिडर करके हम रिएक्टेंट की तरफ जा सकते हैं। मतलब फॉरवर्ड की तरफ से भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है, बैकवर्ड की तरफ से भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकती है। प्रोडक्ट को इसमें भर दिया जाए 100% तो भी रिएक्टेंट बनेंगे।
मतलब दोनों डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम डेवलप होगी। इसीलिए हमने यहाँ पर ले रखा है द इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। द इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन ओनली इफ द सिस्टम इज क्लोज। तो आपको पता है अपने मतलब ये कॉन्सेप्ट तो होना ही लेना है, क्योंकि बिना क्लोज्ड सिस्टम के इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता। अ कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम पॉइंट। जो कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं, वो कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट को या इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब नहीं करते, चेंज नहीं करते। अब ऐसा क्या है, जैसा कि आपको पता है कैटलिस्ट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को इतना आइडिया तो है ही कि कैटलिस्ट कुछ अलग नहीं होते। कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाते हैं उनको हम लोग कैटलिस्ट का नाम देते हैं। अब एक चीज़ समझाना मैं चाहूँगा कि कैटलिस्ट जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज़ करेगा, चेंज करेगा, उसी रेट से बैकवर्ड को भी चेंज करेगा। इससे रिजल्ट क्या होगा कि कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट को या इक्विलिब्रियम स्टेट को मतलब अल्टर नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। हाँ, इतना ज़रूर कर सकते हो कि कैटलिस्ट के यूज से इक्विलिब्रियम स्टेट जल्दी से ऑप्ट हो जाएगी। जैसे मान लो इसी केस में H2 और I2 मिला के HI बना रखा है। अगर हम लोग ये सपोज़ कर लें कि उस नॉर्मल कंडीशन में 5 मिनट या 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम ऑप्ट हो रही है, तो हो सकता है कि अगर यहाँ पर हम कोई कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं जो इसके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा, तो जितना वो फॉरवर्ड वाले को रेट इंक्रीज़ करेगा उतना ही बैकवर्ड वाले को भी इंक्रीज़ करेगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में इक्वल चेंज करेगा। तो रिज़ल्ट क्या होगा कि 5 या 10 मिनट के बजाय उसके पहले ही 1 या 2 मिनट में भी इक्विलिब्रियम आ सकता है। ये तो एक हाइपोथेटिकल मैंने वो ले रखा है एग्जाम्पल। तो इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखना, कैटलिस्ट कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेट को या इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज नहीं करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अपना ये है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। इसके आगे देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहाँ से हम लोग इक्विलिब्रियम के काफ़ी मेन पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे लिए देखा जाए सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन एक बहुत कॉमन लॉ है जिसका हम यूज़ बार बार इसमें करते हैं, जिसको देखा जाए केटो गुडबर्ग एंड पीटर वॉगे ने 1864 में दिया था। अब ये जो लॉ स्पेशली लॉ ऑफ मास एक्शन है कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, एक रिलेशन है केटो गुल्डबर्ग एंड पीटर वोगे इन 1864 सजेस्टेड अ क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। ध्यान देना, क्वालिटेटिव रिलेशनशिप की बात मैं कर रहा हूँ, बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। द रिलेशनशिप इज नोन एज लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन स्पेशली है क्या, ये हमारे लिए बहुत काम का पॉइंट है, इसलिए आप लोग किसी कीमत पर इसको ज़रूर अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बार बार हम लॉ ऑफ मास एक्शन को यूज़ करते रहेंगे। क्या लिया इन्होंने, देखा जाए एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज्ड टू पावर इक्वल टू द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ दैट स्पीसीज इन द केमिकल इक्वेशन। मतलब ये पूरा जो इन्होंने एक कंप्लीट अपना लॉ ऑफ मास एक्शन दिया है। जरा एक बार समझना इसको फिर से। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना कभी भी इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश होती है तो टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन की जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टी में सब चीज़ें आती हैं, हम लोग पहले ही कैरेक्टरिस्टिक्स में इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो जब एट कांस्टेंट टेम्परेचर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, यानी प्रोडक्ट का मतलब अगर मान लो हमारे पास रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हैं तो उनका जो मल्टीप्लाइड प्रोडक्ट है उसके लिए प्रोडक्ट वर्ड हमने लगाया है ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन का यहाँ पर सेंस केवल मोलरिटी से है, मोल पर लीटर अमाउंट से है। ऐसी मोलर कंसंट्रेशन को, मोलरिटी को हम एक्टिव मास का भी नाम देते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट के साइन से डिनोट करते हैं। ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर, यानी जो हम रेट किसी भी रिएक्शन का जो लेके चलेंगे वो जो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन पर देखा जाए हम लोग क्या करेंगे मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर देखा जाए पावर टर्म रेज करेंगे।
कंसंट्रेशन स्पीसीज विथ ईच कंसंट्रेशन टर्म रेज टू द पावर इक्वल टू द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, मतलब उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और कोफिशिएंट आपको पता है कि जो नंबर है जैसे 1 2 3 जो भी नंबर है ऑफ दैट स्पीसीज इन द केमिकल इक्वेशन, उस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टिंग स्पीसीज के साथ जो हम लोगों ने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए नंबर ले रखा है उसी नंबर को हम पावर जैसा अरेंज कर देंगे। और ये लॉ ऑफ मास सेक्शन अपने को आना ही आना चाहिए क्योंकि ये बहुत काम के पॉइंट्स हैं और अपने को हमेशा इसको ध्यान में रखना ही रखना है। अब हम इसके आगे थोड़ा सा इसके एप्लीकेशन पार्ट की तरफ भी मूव करेंगे, आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको समझ लें। अब जैसे मान लिया जाए कि हम कोई एक रिएक्शन लेके चलें, जैसे मान लो कि हमने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके सामने बना रखा है, A + B गिव्स आउट प्रोडक्ट P बना रखा है। A और B को मैंने हाइपोथेटिकली एक रिएक्टेंट मान रखा है और ये प्रोडक्ट बन रहा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन। अब लॉ ऑफ मास सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना आप लोग हमेशा। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। हमारे पास जो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं इनका देखा जाए एक्टिव मास, ये जो हम लोगों ने देखो स्क्वायर ब्रैकेट लगा रखा है इसको हम एक्टिव मास का नाम देंगे या मोलर कंसंट्रेशन का नाम देंगे। मोल पर लीटर ये वैल्यू है, कहने का मतलब मोलरिटी है। तो हम लोगों ने क्या ले रखा है, रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल r से डिनोट किया हम लोगों ने, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये कहीं अलग से मैंने नहीं है, लॉ ऑफ मास सेक्शन को ही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब हमारे सामने अगर हमने रिएक्टिंग स्पीसीज A और B को केवल ले रखा है तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अब रेज टू सम पावर, अब यहाँ पर पावर जो रेज करनी है इनकी, यहाँ पर देखो हमने वैल्यू जो ले रखी है 1 और 1 ले रखी है। यहाँ पर कोई भी अगर नंबर नहीं है तो 1 तो ऑलरेडी है, यहाँ पर जो पावर आएगी वो 1 की आ जाएगी। अब आगे देखा जाए रेट इज इक्वल टू के, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, एक कांस्टेंट अप्लाई कर दिया जिसको हम रेट कांस्टेंट का नाम दे देंगे, और आर यानी आर साइन हमने रेट के लिए लगा रखा है, इज इक्वल टू के रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी, मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हमने ले रखा है। अगर सपोज कर लीजिए कि इसी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना दें, ये कैपिटल ए कैपिटल बी ये तो हमारी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं और स्मॉल ए और स्मॉल बी उनका नंबर है और ये मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस केस में जो रेट आएगा हमारे सामने, जो एक्टिव मास हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज का आएगा, इसके ऊपर रेज टू पावर, कौन सी पावर रेज होगी, ये जो इनके पास इनका नंबर है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जिस नंबर को हमें लेना है उसी को हम पावर जैसा रेज कर देंगे। आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि आगे हम लोग अगले वाले केस में इसी लॉ ऑफ मास सेक्शन को अप्लाई करेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मास सेक्शन टू केमिकल इक्विलिब्रियम, बड़े काम का पॉइंट है। आप ज़रा ध्यान देना, हम यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन आपके सामने रखना चाह रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे तो डेरिवेशन बहुत इजी है, आ जाएगा आसानी से। कैसे, अब मान लीजिए कि A + B ये हमने रिएक्टेंट ले रखा है और एक कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है और यहाँ पर C + D ये इसके प्रोडक्ट हैं। सपोज कर लीजिए हाइपोथेटिकली, यहाँ पर देखा जाए मेन चीज़ क्या है कि ये पूरा जो सिचुएशन हमारे सामने होमोजेनियस सिस्टम के लिए है जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल यानी स्टेट सेम है, तो उसके बेसिस पर हमें पूरा डेरिवेशन लेना है। अगर मान लीजिए फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को हमने R1 ले लिया है और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट को मैंने R2 ले रखा है, तो R1 और R2 हमने फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की मैंने रेट ले रखी है। अब आप यहाँ पर लॉ ऑफ मास सेक्शन जरा अप्लाई करिए फर्स्ट वाले केस में, रेट ऑफ रिएक्शन R1, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की बात मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ध्यान देना हमारे पास A और B रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास, यहाँ पर देखा जाए हमारे पास ये रिएक्टिंग स्पीसीज A और B हैं, इनका प्रोडक्ट ले लिया और एक्टिव मास इनका हमने ले लिया है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ये हमारे सामने देखा जाए R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये वैल्यू हमारे सामने आई है। अब आपको सबको पता है इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हम कांस्टेंट लगा सकते हैं जिसको हम लोग
यहाँ पर रेट कांस्टेंट का नाम पहले से दे रहे हैं। तो आप सपोज़ कर लीजिए कि R1 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हमने लगा दिया K1 और एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, जो आपके सामने मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर K1 जो है देखा जाए, ये रेट कांस्टेंट है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है। ऐसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन की बात ज़रा करता हूँ मैं। बैकवर्ड डायरेक्शन, जब डायरेक्शन बैक होगा तो C और D रिएक्टेंट का काम करेंगे, और उस केस में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को R2 माना है। तो ये जो सिचुएशन हमारे सामने थी फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए थी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट ले रखा है। अब इसी तरह से हम लोग जो है फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए आपके सामने लेना चाहेंगे। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए देखा जाए, हम लोगों ने रेट को ले रखा है R2, यानी रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने R2 ले रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए हमारे जो प्रोडक्ट हैं ये रिएक्टेंट का काम करेंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। तो मैंने R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C इंटू D का प्रोडक्ट ले रखा है, और इनका एक्टिव मास मोलर कंसनट्रेशन ले रखा है। अब आगे देखा जाए, R2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों ने रेट कांस्टेंट K2 लगा लिया, सपोज कर लीजिए एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D, ये मैंने लगा लिया। ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने इसको मान लिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 में अब यहाँ पर देखा जाए K1 एंड K2 आर, ये रेट कांस्टेंट है, ध्यान देना, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। ये स्पेशली देखा जाए हमारे सामने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बन करके आ रहा है, जिसको हमें समझना है। अब जरा हम लोग एक कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, एट इक्विलिब्रियम। अगर मान लीजिए कि हमारा ये रिएक्शन जो रिवर्सिबल है और ये इक्विलिब्रियम स्टेज में है, तो आपको सबको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेज में फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट सेम आएगी। तो देखा जाए R1 इज इक्वल टू R2, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट को हमने R1 से डिनोट किया है और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट को मैंने R2 से डिनोट किया है। तो R1 इज इक्वल टू R2। अगर R1 और R2 आपस में सेम हो जाएंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में सेम हो जाएगी। तो R1 के प्लेस पर मैंने रख दिया देखो K1 एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B इक्वल टू K2 एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D। ये हमारे सामने देखो रिलेशन बन गया। K1 R1 के प्लेस पर, क्योंकि R1 और R2 इक्विलिब्रियम स्टेट में सेम हो जाएंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम है क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट जिस कंडीशन में सेम आएगी वही कंडीशन इक्विलिब्रियम है स्पेशली। तो हम लोगों ने एट इक्विलिब्रियम एक कंडीशन, हमने कॉन्सेप्ट एक कंसिडर कर लिया कि हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, तो फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट दोनों रेटें सेम आएंगे। तो हमने दोनों रेटों को सेम कर लिया। अब आपके सामने दिख रहा है, अगर यहाँ पर देखा जाए हम K1 अपान K2 अगर लेके चलेंगे, K1 अपान K2, तो इस केस में देखो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके, उसको हमने ले लिया, और एक्टिव मास देखा जाए हमने रिएक्टेंट को ले लिया। मतलब कहने का पर्पज़ क्या है कि K1 अपान K2 इज इक्वल टू जो हमारे पास प्रोडक्ट है C इंटू D का एक्टिव मास अपान A इंटू B का एक्टिव मास, ये हमारे सामने देखो रिजल्ट आ जाएगा। अब चूँकि K1 और K2 के हैं रेट कांस्टेंट हैं, और अगर दो कांस्टेंट का रेशियो निकालोगे तो वो भी एक कांस्टेंट आएगा, और वही कांस्टेंट हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और इसको हम Kc से डिनोट करते हैं। Kc, C फॉर यहाँ पर देखो K कांस्टेंट है, और इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमने लिया, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने मोलर कंसंट्रेशन में रखा है। तो Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ D अपान एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B, ये हमने ले लिया। और यही हमें देखा जाए छोटा सा डेरिवेशन अपने को करना होता है, इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है।
Kc यहाँ पर देखा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पर देखा जाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। मतलब आप कह सकते हो K1 और K2 का जो रेशियो है, जो कि एक कांस्टेंट बनेगा, क्योंकि दो कांस्टेंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, और वही हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये तो एक सिंपल सा हमने रिलेशन बनाया है, वो भी हम लोगों ने केवल आप मान सकते हो कि नॉर्मल रिएक्शन के लिए लिया है। अगर इसी रिएक्शन को थोड़ा सा हम यहाँ पर एक कॉमन रिएक्शन में कन्वर्ट करें, सपोज़ करो ए से पहले स्मॉल ए लगा दें, बी से पहले स्मॉल बी लगा दें, सी से पहले हमने स्मॉल सी लगा दिया, और डी से पहले हमने स्मॉल डी लगा दिया। मतलब हमने कुछ इनके केमिकल इक्वेशन को एक बैलेंस फॉर्म में ले लिया, इनके कुछ नंबर लगा दिए, फॉरवर्ड की रेट, बैकवर्ड की रेट। ऐसे केस में क्या होगा कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा, यहाँ पर जो रिएक्टिंग स्पीसीज़ हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, इनके ऊपर कंसंट्रेशन टर्म पर पावर रेज होगी, और वो पावर इनके जो स्टैकोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं इन नंबर के इक्वल आएगी। तो अगर ऐसे रिएक्शन के लिए हमें Kc निकालना पड़ेगा, यहाँ पर Kc इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ C के ऊपर देखो C की पावर लग जाएगी, एक्टिव मास ऑफ D के ऊपर देखो D की पावर लग जाएगी, अपॉन एक्टिव मास ऑफ A के ऊपर A की पावर लग जाएगी, और एक्टिव मास ऑफ B के ऊपर B की पावर लग जाएगी। तो ये भी हमारा देखा जाएगा इक्विलिब्रियम यानी Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक फार्मूला सिंपल सा है, लेकिन ये हर जगह अप्लाई होगा, क्योंकि हम लोगों ने लॉ ऑफ मास सेक्शन में क्या पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज रेज टू सम पावर। यहाँ पर देखो रेज टू सम पावर विच इज इक्वल टू इट्स स्टैकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी जो रिएक्टिंग स्पीसीज के नंबर हैं उनके इक्वल आएगा। तो उससे देखा जाए हम लोगों ने इसको रिलेट किया है। तो आपको ध्यान रखना है, ये तो हम लोगों ने एक जनरल इक्वेशन लिया था, Kc की बात की थी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेटें सेम होंगी, उसके बाद ये सिचुएशन आएगी। अदरवाइज़ अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात नहीं कर सकते हो, या इसके बारे में बात नहीं कर सकते। और आपको इतनी देरी से मेरा डिस्कशन करने का केवल एक ही पर्पज़ है कि आप इक्विलिब्रियम को दिमाग में सेट करिए। इक्विलिब्रियम कुछ अलग नहीं है। इक्विलिब्रियम क्या है? अपने रिवर्सिबल रिएक्शन की एक सिंपल सी स्टेज है या स्टेट है, जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रेटें सेम हो जा रही हैं। बस आज वाले वीडियो में आप इतना तक कंसीडर करिएगा। एनसीईआरटी की रीडिंग ज़रूर आप लोग लगाना, वीडियो को देख करके आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना, बाद में रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। और कोई डाउट्स आएंगे तो आप डाउट्स को क्लियर करना जैसे आपको सूटेबल लगेगा। थैंक यू।